हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कृषि रसायनों पर जो कि हरित क्रांति के बाद बहुत ज्यादा उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ आम जनमानस के लिए भी यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जीवन सीधे तरीके से कृषि से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस बात पर चर्चा करना बहुत आवश्यक बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि 1960 के दशक के दौरान ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और एमएस स्वामीनाथन ने इसे शुरू किया था भारत में, और उन्हें इसके विषय में जो प्रेरणा मिली थी वो नॉर्मन बोरलॉग से मिली थी, जिन्होंने विश्व में इसकी शुरुआत की थी, हरित क्रांति की शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हैं कि 1960 के दौरान भारत में कृषि उत्पादन उतना नहीं होता था जिससे कि भारत में खाद्य की समस्याओं को पूरे तरीके से खत्म किया जा सके। ऐसे में भारत विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहा करता था। उस दौरान अमेरिका ने भारत को अनाज देने से लगभग मना कर दिया था। तो ऐसे समय में भारत के सामने यक्ष प्रश्न उभर आया था कि भारत अपनी खाद्य की समस्याओं को कैसे पूरा करे। आपको पता है कि चीन का युद्ध भी उस दौरान चल रहा था। ऐसे समय में खाद्य की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु उसी दौरान में हो गई थी। तो उस समय भारत में प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, और जिन्होंने खाद्य संकट को सुधारने के लिए अपनी तरफ से बहुत बड़ा योगदान देना शुरू किया और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। एमएस स्वामीनाथन ने इसके लिए कुछ बातें कही थी जिसमें हमने ये सीखा था कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं उनका उपयोग किया जाए, साथ में ही इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और जो आधुनिक मशीन है उनका प्रयोग हम लोग कृषि के क्षेत्रों में करें। इसके बाद आपको पता है कि पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न यूपी है यहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिला था और भारत गेहूं के उत्पादन में खासकर बहुत अच्छी प्रगति कर गया था। इसके अलावा हरित क्रांति का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिला था, जैसे कि चावल के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हम लोग को देखने को मिली थी। पर प्रमुखतया अगर आप देखेंगे तो हरित क्रांति का प्रभाव आपको पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में देखने को मिलेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौरान बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किया गया जो कि कीटनाशक होते हैं, जिसे हम पीड़कनाशक भी कहते हैं। इनका उपयोग करके कीटों का समूल नाश किया जाता है और चूंकि कीट जो है वो फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे में उनका मारना बहुत जरूरी हो चुका था। और साथ ही साथ हमने उर्वरकों, जिन्हें हम कहते हैं फर्टिलाइजर, उनका भी प्रयोग करना शुरू किया। खासकर यूरिया का प्रयोग हम लोगों ने बहुत किया क्योंकि जो हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र हैं यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी जमीन में बहुत देखने को मिलती है और यूरिया जो है वो नाइट्रोजन की इस कमी को पूरा करता है। इसलिए यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग किया जाने लगा। शुरुआत में तो हम लोग को ये काफी अच्छा लगा कि भारत में जो कृषि के उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हरित क्रांति का हमें धनात्मक या सकारात्मक प्रभाव जो है वो काफी अच्छा दिखाई देने लगा। पर समय के साथ जैसा आपको पता है कि दुनिया काली या सफेद नहीं है, दुनिया एक तरीके से ग्रे है, तो हमें भी हरित क्रांति के दुष्प्रभाव लगातार दिखाई देने लगे। और इन दुष्प्रभावों में हम यह देखते हैं कि जो भी तरह के हम कृषि रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभाव हम लोग को आसपास देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे पहला जो आप जानते हैं जो प्रभाव हमारे सामने आता है, बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की। सबसे पहले चर्चा करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव में सबसे पहली जो बात यहाँ पर निकल कर आती है कि इसके द्वारा मृदा में असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। जब आप उर्वरक का प्रयोग या पीड़कनाशक का प्रयोग, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं तो इस तरीके से जो मृदा में उपस्थित मिनरल है उनमें एक तरह का असंतुलन पैदा होता है, जिससे कि कृषि उत्पादन जो है वो घटने की स्थिति तक बन जाती है। इसके अलावा आप ये जानेंगे जो भी हम कीटनाशक प्रयोग करते हैं उस कीटनाशक की वजह से उस मृदा में उपस्थित जो जीव हैं उनमें परिवर्तन होने लगता है, जिसे हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया वहां पर ज्यादा होती है और इस वजह से जीवों के स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव बनता है। साथ ही साथ जब आप बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर उपयोग करते हैं तो वो फर्टिलाइजर
पानी के साथ बहकर आसपास के तालाबों या झीलों में भी एकत्रित होता है, जिससे यूट्रोफिकेशन की भी समस्या होती है। यूट्रोफिकेशन पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यूट्रोफिकेशन की समस्या बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो शैवाल होते हैं उन ठहरे हुए पानी में वो बहुत बढ़ जाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से उसे डेड जोन डिक्लेयर किया जाता है। बिकॉज वहां पर किसी भी तरह की जो एक्वेटिक लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती है, ऑक्सीजन की कमी के कारण वह मर जाती है। ये कुछ ऐसी समस्याएं जो हमको दिखाई दे रही हैं डायरेक्टली फॉर्म में। इसके अलावा आप अगर देख रहे होंगे तो आज के समय में भारत में कैंसर और हृदय रोग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उसकी भी जो हमें दुष्प्रभाव है वो बहुत दिखाई दे रहे हैं। अगर कहा जाए तो भारत इस समय डायबिटीज के रोग में विश्व की राजधानी लगभग बन चुका है। यहाँ पर इस समय डायबिटीज के सबसे अधिक पेशेंट जो है वो देखे जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हम लोगों ने अपनी फसलों में किया है, इसकी वजह से इस समय इस जैसे रोगों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और भारत में अधिकतर आबादी जो है वह इस डायबिटीज से ग्रसित होती जा रही है। तो फिर हम क्या कहें, क्या ये उर्वरक या कीटनाशक जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, पेस्टिसाइड हैं, क्या इनका प्रयोग पूरी तरीके से खत्म किया जाए या इनके प्रयोग को रेगुलराइज किया जाए, सही तरीके से इनका प्रयोग करना शुरू किया जाए? तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज का पूर्णतया अंत करना उसका हल नहीं होता। हमें हमेशा किसी भी चीज का प्रयोग उस लिमिट तक करना चाहिए जहां तक वह हमारे स्वास्थ्य की समस्याओं को प्रभावित नहीं कर रहा है, अर्थात जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको वो बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है, उस लेवल तक हमें उनका उपयोग किया जाना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर यह है कि उर्वरक के प्रयोग को लेकर हमें एक तरीके से सरकारी नियम भी बनाने चाहिए और साथ ही साथ हमें जैविक कृषि को लगातार पॉपुलराइज किया जाना चाहिए कि हमें जैविक कृषि को या जैविक रसायनों का जो प्रयोग है उसको काफी अच्छे तरीके से यहां पर किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो मेथड है, अगर उस मेथड को हम लोगों के पास पॉपुलराइज करें कि किस तरीके से वो अपने खाद बना सकते हैं, तो इस समस्या का समाधान यहां पर हो सकता है। दूसरा, सरकार जो अपने कृषि केंद्र बनाती है, उन कृषि केंद्रों के माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि किसी भी जमीन में उस समय उर्वरक की आवश्यकता है कि नहीं। अगर इसका भी पता लगाया जा सकता है तो इसकी वजह से भी आप उर्वरक के प्रयोग को नियंत्रित कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यहां पर यह निकल के आती है कि अगर हम उर्वरक, उसके अलावा इंसेक्टिसाइड जिसे हम कीटनाशक कहते हैं, उनका प्रयोग एक सही तरीके से किया जाएगा तो फिर हमारे सामने जो इन कृषि रसायनों की समस्या उत्पन्न हो रही है, इन समस्याओं को सही तरीके से हम यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोगों ने यह समझा कि जो कृषि रसायनों का प्रयोग हरित क्रांति के बाद हम लोगों ने शुरू किया था, उन रसायनों के प्रयोग को अगर सही मात्रा में किया जाए तो ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि अगर उनका आवश्यकता से अधिक उपयोग किया जाएगा तो वह मानव स्वास्थ्य साथ ही साथ अन्य जीवों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही सिद्ध होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि परागण की क्रियाओं में भी इसका नकारात्मक प्रभाव हमको देखने को मिलता है कि मधुमक्खी और तितलियों की संख्या जो है वो काफी कम हो चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा आपको काफी अच्छी लगी होगी। ऐसी अच्छी अच्छी चर्चाएं मैं लगातार आपसे करता रहूंगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ ये आपके जो दैनिक जीवन है उसमें भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है यह वीडियो आपकी अदा कर सकता है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।